सोचिए, एक ऐसा एस्टेरॉयड जो इतनी कीमती धातुओं से भरा हुआ है कि वो धरती पर हर इंसान को अरबपति बना सकता है। ये कोई विज्ञान कथा नहीं है, ये है 1 से 6 साइक, एक बड़ा धातु वाला तारे का टुकड़ा जो मंगल और गुरु के बीच सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। इसकी कीमत $10 क्विंटिलियन है, जो इसे विशेष बनाती है। ये संख्या तो वैश्विक अर्थव्यवस्था से कई गुना बड़ी है। इसमें ग्रहों के बनने के बारे में भी हल्के से हिंट है, खासकर धरती जैसे पहाड़ी दुनियाओं के बारे में। अक्टूबर 2023 में नासा ने साइक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। इस मिशन का मकसद है कॉस्मिक खजाने की खोज करना। ये अगस्त 2029 में एस्टेरॉयड पर पहुंचने वाला है और खगोल शास्त्री उम्मीद कर रहे हैं कि ये सिर्फ एस्टेरॉयड की चमकदार संपत्ति के बारे में ही नहीं, बल्कि हमारे सौर मंडल में ग्रहों के बनने और विकसित होने के बारे में भी कुछ जानकारी देगा। लेकिन साइकी को खास क्या बनाता है? इसे 1852 में एक इटालियन खगोलज्ञ ने सबसे पहले खोजा था और ये वो 16वां एस्टेरॉयड है जिसे लोगों ने पहचाना, इसलिए इसका नाम ऐसा रखा गया। ये लाखों अंतरिक्ष के पत्थरों में से एकदम अलग है क्योंकि इसकी मुख्य वजह है इसका धात्विक संघटन। जबकि ज्यादातर एस्टेरॉयड चट्टानी या बर्फीले होते हैं, साइकी ज्यादातर लौह, निकेल और शायद सोना और अन्य दुर्लभ धातुओं से बना हुआ लगता है। लगभग 173 मील चौड़ा, ये सबसे बड़ा एस्टेरॉयड नहीं है। इसे सीरस जैसे दूसरे एस्टेरॉयड्स के मुकाबले आसानी से छोटा माना जा सकता है, लेकिन इसका आकार फिर भी प्रभावशाली है। आखिरकार इसका सतही क्षेत्र 64,000 वर्ग मील है, जो कि फ्लोरिडा राज्य के बराबर है। ज्योतिषी मानते हैं कि एस्टेरॉयड की सतह का 30 से 60% हिस्सा कीमती धातुओं से बना हो सकता है। उन्हें यह भी लगता है कि ये अंतरिक्ष का पत्थर शायद किसी प्लैनेटेसिमल का खुला हुआ कोर हो सकता है। एक प्लैनेटेसिमल प्रोटोप्लैनेट है, एक बड़ा अंतरिक्ष का शरीर जो एक तारे के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है और एक ग्रह में विकसित हो रहा है। और ये प्लैनेटेसिमल एक पूर्ण विकसित ग्रह में बदल सकता था अगर ये अरबों साल पहले किसी भयानक टकराव में नष्ट नहीं हुआ होता। अगर ये सिद्धांत सही है तो साइके हमें ये जानने का एक अनोखा मौका दे सकता है कि पृथ्वी जैसे स्थलीय ग्रहों के भीतर क्या है, जहां ग्रहों के कोर हजारों मील गहरे मोटी पपड़ी और पहाड़ियों के नीचे छिपे हुए हैं। अब सोचो वो स्पेसक्राफ्ट जिसने एस्टेरॉयड की खोज पर निकलना था, अपनी बढ़ी हुई मिशन पर चलकर साइक प्रोब 2.2 अरब मील की दूरी तय करके अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। इस यात्रा में लगभग 6 साल लगेंगे। एस्टेरॉयड की ओर जाते हुए ये स्पेसक्राफ्ट मई 2026 में मंगल के पास से गुजरेगा और लाल ग्रह की गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके खुद को आकाश में और गहराई में फेंक देगा। इस कार्रवाई को ग्रेविटी असिस्ट कहा जाता है और इससे जांच का वेग बढ़ जाएगा और उसका रास्ता उल्का की ओर सही होगा। जब ये अगस्त 2029 में अपने लक्ष्य पर पहुंचेगा, तब ये अंतरिक्ष यान कम से कम 26 महीने तक उल्का के चारों ओर घूमने के लिए तैयार होगा। इस दौरान ये उल्का की सतह का विश्लेषण करेगा, उसकी संरचना का पता लगाएगा और उसकी इतिहास को समझने की कोशिश करेगा। प्रोब में कुछ बहुत ही अच्छे टूल्स लगे हुए हैं। इनमें से एक को मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजर कहते हैं। ये उपकरण एस्टेरॉयड की सतह की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेगा। इसका मकसद एस्ट्रोनॉमर्स को इसके टेक्सचर और कंपोजिशन का अध्ययन करने में मदद करना है। फिर प्रोब में एक गामा रे और न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर भी है। ये उपकरण एस्टेरॉयड के केमिकल एलिमेंट्स, जिसमें इसकी मेटल कंटेंट भी शामिल है, को मापेगा। एक मैग्नेटोमीटर किसी भी चुंबकीय क्षेत्र को पहचान लेगा, जो ये पुष्टि कर सकता है कि साइके का मूल एक ग्रह का कोर है। अंत में एक बैंड रेडियो सिस्टम एस्टेरॉयड के ग्रेविटी फील्ड को समझने में मदद करेगा, जो एस्टेरॉयड की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी दे सकता है। नासा इस स्पेसक्राफ्ट को खनन के लिए स्पेस रॉक के मूल्य का आकलन करने के लिए नहीं भेज रहा है। खैर, कम से कम अभी तो नहीं। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य विज्ञान है। शोधकर्ता चाहते हैं कि हम ग्रहों के बनने और विकसित होने के बारे में कुछ बुनियादी सवालों के जवाब जान सके। और ये एस्टेरॉयड हमें ये समझने में मदद कर सकता है कि जब तरल पदार्थ ठोस होकर एक कोर बनता है तो क्या होता है। एक और सवाल जिसका हमें जवाब जानने की जरूरत है वो है कि ये ग्रह क्यों नहीं बन सका। और एस्टेरॉयड के इतिहास को समझने से ये समझने में मदद मिल सकती है कि कुछ खगोलीय पिंड ग्रहों में कैसे बदलते हैं जबकि कुछ नहीं। जबकि नासा का मिशन पूरी तरह से अन्वेषणात्मक है। इसने एस्टेरॉयड खनन के लिहाज से भी दिलचस्पी पैदा की है। इसके अनुमानित मूल्य $10 क्विंटिलियन के साथ साइक सिद्धांत रूप से धरती पर उद्योगों को बदलने के लिए पर्याप्त कच्चा माल प्रदान कर सकता है। इसे खनन करने में कई दशकों का समय लग सकता है अगर ये कभी होता है, लेकिन ये विचार अभी भी शानदार लगता है। साथ ही अगर एस्टेरॉयड के धातु किसी तरह पृथ्वी पर लाए जाते हैं
तो उनकी भरपूरता की वजह से कीमती धातुओं जैसे सोने की कीमत चढ़ सकती है और इससे वैश्विक बाजारों में हंगामा मच सकता है। कीमती संसाधनों की बात करें तो चलो जानते हैं कि पृथ्वी ने अपना सोना, प्लैटिनम और दूसरी दुर्लभ धातुओं को कैसे पाया। ये तत्व यानी हाईली साइड्रोफाइल तत्व का एक ब्रह्मांडीय उत्पत्ति कहानी है और ये उतनी ही नाटकीय है जितनी की साइकी की। ये कीमती धातुएं अरबों साल पहले भयानक ब्रह्मांडीय घटनाओं में पैदा हुई थी। इनमें से कई किलोनोवा में दिखाई दी, जो न्यूट्रॉन सितारों के बीच के विस्फोटक टकराव होते हैं। फिर ये धातुएं अंतरिक्ष में चारों ओर बिखर गई और आखिरकार हमारे सौर मंडल को बनाने वाले गैस और धूल के बादल का हिस्सा बन गई। जब पृथ्वी बनी तो ये धातुएं इसके लोहे से भरपूर कोर की तरफ डूब गई। लेकिन इनमें से सभी धातुएं ग्रह के अंदर गहराई में नहीं गई। खतरनाक टकराव, जैसे कि मार्स के आकार का थिया, जिसने शायद चांद बनाने में मदद की, कुछ तत्वों को पृथ्वी के मेंटल में फंसा दिया। हाल की कंप्यूटर मॉडल ने यह समझाया है कि ये कैसे हुआ। हर बड़े टकराव के बाद पृथ्वी की सतह अस्थायी रूप से एक मैग्मा महासागर बन गई, जो पिघले हुए पत्थर की एक परत थी। जैसे जैसे धातुएं मैग्मा में डूबती गई, वो एक आंशिक रूप से ठोस परत पर पहुंच गई, जिसने उनकी गिरावट को धीमा कर दिया ताकि वो कोर में न जाकर मेंटल में ही रह जाएं। ये धातुएं फिर गर्मी की संचारणा के प्रभाव में सतह के करीब आ गई। इसी वजह से अरबों साल बाद इनका खनन करना संभव हुआ। जबकि साइके के धातुओं के बारे में खबरों में खूब चर्चा हो रही है, लेकिन अंतरिक्ष में सोने और लोहे के अलावा भी बहुत कुछ है। वैज्ञानिकों ने यह खोजा है, या कहें कि सिद्धांत बनाया है, कि ब्रह्मांड में कई तरह के रत्न बिखरे हुए हैं, जैसे हीरे। बात यह है कि हीरे शुद्ध कार्बन से बने होते हैं और ये तत्व ब्रह्मांड में बहुत मात्रा में मौजूद है। धरती पर हीरे गहरे में, मेंटल के नीचे उच्च दबाव और तापमान में बनते हैं। अंतरिक्ष में हीरे बनने के लिए हालात कुछ अजीब जगहों पर भी बन सकते हैं, जैसे कि नैनो डायमंड्स, जो कि बहुत छोटे हीरे होते हैं, मेटियोराइट्स में पाए गए हैं। कभी कभी इनमें कुछ गैसें होती हैं जो हमें शुरुआती सौर मंडल के बारे में सुराग देती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे बर्फीले ग्रह नेपच्यून और यूरेनस पर हीरे बारिश की तरह गिर सकते हैं। वहां उच्च दबाव कार्बन को क्रिस्टलीय रूप में संकुचित करता है। शोधकर्ताओं ने यह भी अनुमान लगाया है कि दूसरे सौर मंडलों में एक्सोप्लैनेट्स में उनके आकार और अपने तारे के नजदीक होने के आधार पर रत्न जैसे लोगों के लिए, जैसे कि रूबी और नीलम हो सकते हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी के चंद्रमा में भी ब्रह्मांडीय खनिजों का अपना हिस्सा है। वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की चट्टानों में कुछ लक्षणीय क्यूबिक जिरकोनिया मिले हैं, तो शायद स्पेस में हमारे सोचने से भी ज्यादा खजाने छिपे हों। लेकिन चलो हम प्यासी मिशन पर वापस आते हैं। ये सिर्फ अंतरिक्ष संसाधनों की पूरी क्षमता को उजागर नहीं करेगा, बल्कि ये उन समस्याओं को भी रेखांकित करेगा जिनका हमें उनके साथ निपटते समय सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, एक क्षुद्र ग्रह से खनन करने के लिए स्वायत्त रोबोट्स का उपयोग करना होगा, वो मशीनें जो कठिन अंतरिक्ष परिस्थितियों में काम कर सके। इसके अलावा हमें प्रभावशाली परिवहन प्रणालियों की जरूरत होगी ताकि कच्चे माल को धरती पर वापस लाया जा सके या उन्हें कक्षा में प्रोसेस किया जा सके। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि खनन गतिविधियों से पारिस्थितिकी तंत्र या अंतरिक्ष के पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। इसके साथ ही कुछ कानूनी और नैतिक मुद्दे भी हैं, जैसे कि 1967 का आउटर स्पेस ट्रीटी। ये किसी भी राष्ट्र को आकाशीय पिंडों पर संप्रभुता का दावा करने से रोकता है, लेकिन जब प्राइवेट कंपनियां स्पेस रेस में आ रही हैं, तो मालिकाना हक और संसाधनों के बंटवारे पर बहस तेज हो रही है। आखिरकार इतनी बड़ी मात्रा में धातुएं धरती पर लाना वैश्विक बाजारों को अस्थिर कर सकता है। इसलिए विशेषज्ञों का सुझाव है कि स्पेस के संसाधनों का इस्तेमाल वही करना बेहतर हो सकता है, जैसे कि आवास, सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए। लेकिन चाहे हम सोलर साइकी का खनन करें या नहीं, इसकी जांच हमें प्रारंभिक सौर मंडल और हमारे ग्रह को आकार देने वाली प्रक्रियाओं के बारे में और जानकारी देगी। 1 दिसंबर 2024 तक ये जांच स्थल सूर्य के चारों ओर कक्षा में जाते हुए उस एरॉइड की ओर बढ़ रही है। इसकी यात्रा न केवल हमारे ब्रह्मांड के ज्ञान को बढ़ाएगी, बल्कि ये मानवता के लिए संभवताओं को भी फिर से परिभाषित करेगी जब हम तारों की ओर बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।